नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। इस वक्त देश में दो सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं, या यूं कहें ये सवाल हवा में घूम रहे हैं। पहला सवाल कि इस वक्त अगर मौजूदा स्थिति में देखा जाए, किसी भी चुनाव में फर्क डालने वाले या किसी चुनाव को तय करने वाले युवा किस तरफ जाएंगे आज की डेट में? क्या उनकी पहली पसंद अब भी मोदी हैं या राहुल गांधी के पीछे अब युवा खड़े होते नजर आ रहे हैं? और दूसरा सवाल कि युवाओं का आंदोलन खत्म हो गया, उसके बाद भी ये सरकार ये हरकतें क्यों कर रही है जिससे लोगों में ये इंप्रेशन जा रहा है कि क्या इस देश में लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही है, कि कोई भी कुछ किसी के बारे में नहीं कह सकता, खास करके सत्ता पक्ष लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन देश के राष्ट्रपिता के बारे में कुछ भी बोल के निकल लेते हैं क्योंकि वो सत्ता पक्ष के चहेते हैं। ये सवाल है और इन सवालों का जवाब जानना भी बेहद ज़रूरी है। खास करके बीजेपी के लिए ये जवाब जो निकले हैं, ये जो आंसर आ रहे हैं, बहुत तकलीफ देह है। वो बीजेपी जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में 39% युवाओं का वोट हासिल किया था, वो परेशान है। और वो कांग्रेस जिसे 21% युवाओं ने चुना था, वो इस वक्त खुश नजर आ रही है। आज जिस तरह से रुचिका सिंह, जो जनजी आंदोलन में एक लड़की थी जिसने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अपशब्द कहे थे, मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूं कि हम किसी भी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल का हिमायती नहीं है, खास करके प्रधानमंत्री या देश के किसी भी वरिष्ठ लोगों के बारे में। ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। खैर, अब उस लड़की ने कहा, टीनेजर है या 20-21 साल की मामूली सी है, उसकी पहचान राइट विंग के जो संगठन है उन्होंने की और पुलिस ने FIR दर्ज कर दी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे थे। उसके साथ सबसे पहले अगर कोई खड़ा नजर आया तो राहुल गांधी नजर आए, जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये बताते हुए कि आप जेनजी को डरा कर चुप नहीं करा सकते। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी और अब आप FIR फाइल करके उन्हें उनके अकाउंट्स डिलीट कर रहे हो। आप इंडिया का पास्ट है, आप भारत का भूत हैं और ध्यान रखिएगा, आप भारत के भविष्य को हरा नहीं सकते। ये राहुल गांधी ने सबसे पहले उस लड़की के समर्थन में ट्वीट किया। सोनम वांगचुक ने नहीं किया, वो अपने वहाँ पर आराम कर रहे हैं, खैर अलग बात। लेकिन जिस तरह से इन बच्चों को छांटा जा रहा है, जिस तरह से इनकी पहचान कराई जा रही है, एक वीडियो तो और था, एक लड़की जो नेहा जो बैठी थी अनशन पे, उसको लेके एक राइट विंगर यूट्यूबर ने बाकायदा उसका वीडियो डालते हुए, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि फिर हो जाता है, राइट विंगर यूट्यूबर ने बजरंग दल से अपील की है कि बजरंग दल इसे सबक सिखाए। बजरंग दल कौन होता है किसी पर कार्रवाई करने के लिए? तो इस तरह की हरकतें हो रही है। ये जेनजी आंदोलन में जिन जिन बच्चों के शब्द सत्ता को पसंद नहीं आए, लोग जो न्यूट्रल लोग होते ना इस पक्ष के ना उस पक्ष के, वो लोग कह रहे हैं कि सरकार अपनी फजीयत क्यों करवा रही है, ये समझ से परे है। आंदोलन खत्म हो गया, सरकार ने बात मान ली, वो अनशन भी खत्म हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब ये सब करके सरकार अपनी फजीयत क्यों करवा रही है, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। फिर सवाल इसी के साथ जुड़ता लोग पूछते हैं कि क्या इस देश में तानाशाही थोपने की कोशिश की जा रही कि भाई कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा? क्योंकि सवाल बड़ा जायज़ है। अगर रुचिका सिंह, एक 19-20 साल की लड़की को आप मामला दर्ज करते हैं उस पर क्योंकि उसने प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे थे उस जेनजी आंदोलन में, तो ये लड़की जो आए दिन छोटा मोटे किसी आम आदमी को या किसी कांग्रेसी या किसी प्रधानमंत्री को नहीं, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में इतने अपशब्द कहती है, इतने गंदे शब्द बोलती है कि आम आदमी के कानों से खून निकल जाए, इस तरह की बातें करती है लड़की होते हुए। इस लड़की पे NSA लगना चाहिए, लेकिन ये बीजेपी के फंक्शनों में हर जगह आपको दिखती है, खास करके
जो राइट विंगर जितने भी सपोर्टर हैं, अंधभक्त हो गए, यूट्यूबर हो गए, पत्रकार हो गए, इन सब के बीच में हमेशा दिखेगी आपको। बीजेपी के लोग इसे सम्मानित भी करते हैं। तो इसलिए लोगों को सवाल उठने लगा है कि क्या इस देश में डिक्टेटरशिप है? अभी तक तो लोकतंत्र है, लेकिन क्या धकेला जा रहा है? सोचिए, अगर वो 2/3 मेजॉरिटी करके कुछ संसद में ये सरकार इसी तरह के बिल भी पास करा ले तो क्या होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सरकार के मंसूबे और सरकार की कोशिशों के बीच में एक शख्स खड़ा है। वो शख्स है राहुल गांधी। राहुल गांधी इतनी बड़ी सिरदर्द इस सरकार के लिए बन चुका है कि धर्मेंद्र प्रधान तो छोड़िए, अब गृह मंत्री अमित शाह के पीछे राहुल गांधी पड़ गए। अपने पूरे सहयोगियों को, अपनी पूरी पार्टी को बोल दे कि आप चंदा चोरी का मुद्दा उठाओ, आप जो आपको मुद्दा उठाना उठाइए, मैं तो अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहूंगा। आपको मालूम है, अमित शाह का इस्तीफा मतलब पूरी सरकार का हिल जाना। वो शख्स बीच में खड़ा हो गया, और ना सिर्फ खड़ा हुआ है, अब तो युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। और वो युवा जो 2024 का भी डिसाइडिंग फैक्टर थे, 2029 में तो सबसे बड़े डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, क्योंकि हम दुनिया की सबसे युवाओं वाली कंट्री हैं, सबसे युवाओं वाले देश है। अब राहुल गांधी कैसे युवाओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं, ये मेरे जैसे छोटा मोटा यूट्यूबर तो साबित नहीं कर सकता। जिसके पास बड़ा सेटअप है वो इस चीज़ को साबित कर सकता है। और ऐसा सेटअप एक चैनल है, आज तक आपको मालूम है, बड़ा मीडिया हाउस है, बहुत अच्छा मीडिया हाउस रहा। जब हम थे तब क्रेडिबिलिटी आसमान पर थी उसकी, खबर मतलब आज तक टैगलाइन ही थी। खैर, आज भी बड़ा मीडिया हाउस है। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जो अभी हाल ही में जब से छात्रों के मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं, तो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ गई है, इसका एक सर्वे किया। आज तक के सर्वे के मुताबिक जब से मई से राहुल गांधी ने ये जो छात्रों का मुद्दा उठाना शुरू किया, पेपर लीक का मुद्दा उठाना शुरू किया है, तब से इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी के मई में 8,87,670 फॉलोवर बढ़े हैं। तो इस जुलाई में, अभी जब ये जनजी आंदोलन चल रहा है, तो 7,12,039 फॉलोवर बढ़े हैं इंस्टाग्राम पर। ये सोशल मीडिया के आंकड़े, क्योंकि सोशल मीडिया से ही ये पूरा आंदोलन चला था और ज़माना सोशल मीडिया का है। गोदी मीडिया को तब खुद गोदी मीडिया वाले भी नहीं देखते। खैर, ये इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का युवाओं के बीच पहला उदाहरण। दूसरा उन्होंने दिया कि राहुल गांधी ने जितनी इंस्टाग्राम पर रील डाली ये जनजी को लेकर, ये छात्रों के मुद्दे को लेकर, पिछले 15 दिन में, तो आंकड़े देखिए, 15 दिन में 13 रील 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ लेके आई हैं। 13 रील 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ लेके आई हैं राहुल गांधी की लगातार। फिर यूट्यूब चैनल का भी आंकड़ा इन्होंने दिया कि यूट्यूब चैनल, राहुल गांधी का जो यूट्यूब चैनल, कांग्रेस का नहीं, राहुल गांधी का, उसमें देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 1-1 लाख सब्सक्राइबर हर महीने बढ़े। लेकिन जुलाई में जैसे ही आंदोलन चला, राहुल गांधी ने वो कोटा से जो शुरू किया था आवाज़, छात्रों की आवाज़, छात्रों की गूंज, उसके बाद से 2 लाख सब्सक्राइबर सिर्फ जुलाई में बढ़ गए राहुल गांधी के। जुलाई में 2 लाख सब्सक्राइबर। फिर यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ देखिए, राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पे इसी आज तक ने आंकड़ा रखा है कि जो यूट्यूब चैनल में 3,28,84,523 व्यूज़ फरवरी में थे, वो मुद्दे के हिसाब से देखिए कैसे बढ़े। मई में राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया तो 12,65,30,923 व्यूज़ हो गए। जून में फिर छात्रों का मुद्दा उठाया तो वहाँ भी 10 करोड़ से ऊपर, 11 करोड़ के आसपास व्यूज़ मिले। और अभी छात्र आंदोलन में फिर से 13 करोड़ के आसपास, यानी 12,69,984 व्यूज़ इतने राहुल गांधी के यूट्यूब पे आए। राहुल गांधी का जो एक्स अकाउंट है उस पर भी देखिए, पोस्ट पर जिन पोस्ट पर 1 लाख से ज़्यादा जब व्यूज़ आए हैं, लाइक्स आए हैं, माफ़ कीजिएगा, छात्रों पर एक्शन का विरोध 20 जुलाई को, उस पर 1 लाख से ज़्यादा लाइक। छात्रों के नाम संदेश 21 जुलाई को दिया, उस पर 1 लाख से ज़्यादा लाइक। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा 23 जुलाई को, उस पर 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के आदेश का विरोध किया 24 जुलाई को, उस पर भी 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए। ये राहुल गांधी
मोदी को सोशल मीडिया पर लगातार पटखनी दे रहे हैं। अब मोदी जी, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इनका फॉलोअर का वो है, बेस है, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, सब जगह देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, और दुनिया में पहचाने जाते हैं। फिर बीजेपी इतनी बड़ी है, इतना सब कुछ होने के बावजूद जब पहले इंस्टाग्राम पोस्ट प्रधानमंत्री ने डाली तो प्रधानमंत्री को जो व्यूज़ मिले, बीजेपी गदगद हो गई जी, उसका इतना बड़ा बखान किया। लेकिन ना तो उस पोस्ट के नीचे के कमेंट उन्होंने पढ़े कि 3 करोड़ में से 2.5 करोड़ तो अगेंस्ट कमेंट थे लोगों ने किए हुए, इतने व्यूज़ तो उसी वजह से मिले। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने अब तक 3 पोस्टें और डाली, लेकिन उनके व्यूज़ देखिए वो कहीं उसके आसपास भी नहीं भटक रहे। प्रधानमंत्री को भी समझ में आ गया है कि अब गेम सोशल मीडिया पर है, इंस्टाग्राम पर है, मुझे वहाँ पिछड़ना नहीं है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी से लगातार पिछड़ रहे हैं, लगातार पिछड़ रहे हैं। अब आलम ये है, देखिए, जो बिल ऑलरेडी पास था उसमें अमेंडमेंट की कि 1 करोड़ से 10 करोड़ का फाइन कर दिया, सज़ा बढ़ा दी, जिसको राहुल गांधी ने कहा कि ये तो बिल सज़ा बढ़ा रहा है, इस बिल में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि पेपर लीक रुकेगा। तो ये तो मतलब एक्सेप्टेंस है कि हाँ, पेपर लीक तो होते हैं और होंगे, बस हम सज़ा बढ़ाएंगे। उस बिल के पास होने पर भी बीजेपी के लोग कहते हैं कि प्रॉमिस मेड, प्रॉमिस डिलीवर्ड। इस प्रॉमिस को कह रहे हैं प्रॉमिस डिलीवर्ड। बिल पास हो गया, जबकि इस पूरे सेशन में प्रधानमंत्री एक भी बार संसद में नहीं दिखे, गृह मंत्री एक भी बार सदन में नहीं दिखे। प्रधानमंत्री संसद में आते हैं लेकिन अपने कमरे तक ही सीमित रहते हैं। फिर प्रॉमिस डिलीवर्ड कहते हैं। मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, नई एजुकेशन पॉलिसी का हाल देखिए। हिमाचल राज्य, हिमाचल का एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। हिमाचल में आधे से ज़्यादा इलाके में, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, तो आधे से ज़्यादा इलाकों में समर सेशन चलता है स्कूल का। आपके यहाँ पर विंटर सेशन चलता है, आपके यहाँ समर सेशन चलता है ना, कि समर्स की छुट्टियाँ होती है, उसके बाद बच्चों के स्कूल चलते हैं और अगले समर तक। हिमाचल में आधे से ज़्यादा इलाकों पर सेशन फरवरी में शुरू होता है और दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। दिसंबर में क्लासेस ख़त्म हो जाती है, फिर नेक्स्ट क्लासेस फरवरी में शुरू होती है। उस हिसाब से हिमाचल में 9th क्लास तक के बच्चों का, 9th तक होता है, 10th के बाद फिर वो देश के जो दूसरे हिस्से हैं वही सिस्टम होता है, 9th तक ये चलता है। अगस्त का महीना शुरू होने, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने बचे हैं। नवंबर में रिवीजन होती है और नवंबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर के आखिरी हफ्ते में मोस्टली फाइनल एग्ज़ाम बच्चों के शुरू हो जाते हैं। यानी कुल मिला के, टोटल मिला के 4 महीने भी नहीं बचे हैं। और अभी तक हिमाचल के स्कूलों में एनसीईआरटी ने 9th क्लास की, 9वीं कक्षा की बहुत सी किताबें पहुंचाई ही नहीं। जब उनके बारे में एक स्कूल एसोसिएशन ने लिखा तो उसके जवाब में देखिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये जो आप टेक्स्ट बुक्स की बात कर रहे हैं, ये जैसे कंप्यूटिंग थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें जो है अगस्त 2026 तक आपको, एंड ऑफ अगस्त 2026 तक आपको पहुंच जाएगी। मतलब अभी अगस्त एंड होने का इंतज़ार है जी, तब तक पहुंचेगी। कब स्कूलों में बच्चों को मिलेगी, कब बच्चे पढ़ेंगे और कब एग्ज़ाम देंगे, सोचिए। किताबें है ही नहीं। और रीज़न क्या दे रहे हैं नीचे, कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020 की, उसको अडॉप्ट करने में एजुकेशन सिस्टम अभी इस वक्त प्रेजेंटली ट्रांजिशन से चल रहा है, इसलिए ये देरी हो रही है। लेकिन इसमें बच्चों का क्या कसूर? देखिए एक और चीज़, उन्हीं हिमाचल के स्कूलों में, कुछ स्कूलों में 3rd टर्म, आप समझते हैं ना, एक फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होता है 3 महीने में, एक मिड टर्म, फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता है, फिर एक मिड टर्म एग्ज़ाम होता है जो आधे में होता है जून में, फिर एक 3rd टर्म होता है, फिर फाइनल एग्ज़ाम होता है, यूनिट 2 होता है। यूनिट 1, फिर मिड टर्म, फिर यूनिट 2, फिर फाइनल। यूनिट 2 के एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं, यूनिट 2 के एग्ज़ाम्स अगस्त में हो रहे हैं और बच्चों के पास अभी तक किताबें नहीं पहुंची है। एनसीईआरटी की किताबें बच्चों को पढ़ने को नहीं मिली है। ये मैं क्लास 9th की बात कर रहा हूँ, जो क्लास 10th के लिए बहुत बड़ा बेस होता है, बच्चों का बेस बनाता है।
फिर बीजेपी कहती है कि प्रॉमिस डिलीवर्ड। ये हालत है। इसलिए राहुल गांधी के पीछे इस देश का युवा खड़ा होता लगातार नजर आ रहा है। और अब तो विपक्ष ने भी कोई चूपा नहीं है, एक सुर में एक आवाज में राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है और उनकी तारीफों के पुल मोदी से कहीं ज्यादा बांधे जा रहे हैं। तो राहुल गांधी बहुत ही काबिल, बहुत ही योग्य और हम सबों के प्राइड ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन है। इतना बढ़िया लीडर ऑफ द अपोजिशन बहुत सालों के बाद मैं समझता हूँ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है विपक्ष को, जो दबंग भी हैं, तर्क भी है उनके पास, सत्य भी है उनके पास, तथ्य भी है उनके पास, और उनके पास वो अपनी जोरदार बुलंद आवाज में बहुत बुलंदी के साथ अपनी बातों को सामने रखते हैं। लोग बहुत प्रभावित होते हैं। एक बात से तो शत्रुघ्न सिन्हा की मैं भी एग्री करता हूं कि मैंने भी, मेरा 28वां साल पत्रकारिता में चल रहा है, मैंने इतना स्ट्रांग लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं देखा, ना एनडीए की पिछली सरकार में, ना यूपीए की सरकार में, ना लेफ्ट फ्रंट की सरकार में, या जो भी जब से होश संभाला आप ये मान लीजिए, इतना स्ट्रांग लीडर ऑफ अपोजिशन मैंने नहीं देखा जितने इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन है। और अगर ये लीडर ऑफ अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होता, पता नहीं इस देश में अभी तक कितने संविधान बदले जा चुके, हो सकता है संविधान ही बदल गया होता, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें बदल गई होती अगर लीडर ऑफ अपोजिशन भी नर्म रीढ़ की हड्डी वाला होता, जैसे और बहुत सारे निकले, कई तो पाछा पलट के बैठ गए। इसलिए मैं बात शत्रुघ्न सिन्हा की से बहुत सहमत हूँ। अब इसका दूसरा असर भी है, राहुल गांधी बन रहे हैं, लेकिन मोदी के साथ दिक्कत ये है कि अब मोदी सरकार से सिर्फ युवा नहीं छिटक रहे, मोदी सरकार के साथ बहुत बड़ा एक उनका जो 3 चुनाव से पक्का वोट बैंक था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खिसक रहा है। जानकारों का कहना है कि इस वक्त जो मोदी दौर था, जिसका ब्रांड मोदी या मोदी ऑरा जो भी आप कह लें, वो पूरी तरह से बिखर चुका, पूरे खत्म हो चुका है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद मोदी जी ये टर्म पूरी ना कर पाए, यहाँ तक लोग कह रहे हैं। उसकी वजह भी दे रहे हैं। उसकी वजह लोग कह रहे हैं कि छोटे व्यापारी, छोटे व्यवसायी यानी एमएसएमई और छोटे दुकानदार, किसान, युवा, जेनजी, सारे इस वक्त सब के सब इस सरकार से नाराज है। इतना बड़ा चंक नाराज है। आप कैश स्कीम बांटते हो, पेंशन स्कीम बांटते हो, इसलिए एक तबका, जो बुजुर्गों का तबका और एक महिलाओं का तबका, अभी तक नाराजगी नहीं जता रहा है। बाकी कर्मचारी, छोटे व्यापारी, कॉर्पोरेट कर्मचारी, स्टूडेंट्स, यूथ, सब के सब नाराज है। जबकि ये एक वक्त में 2024 तक इनफैक्ट काफ़ी बड़ी तादाद में मोदी जी के नाम पर बीजेपी के साथ खड़े थे। ये सब खिसक रहे हैं, काफ़ी हद तक खिसक रहे हैं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने ये तय नहीं किया कि किस पार्टी के साथ जाएंगे, किसे वोट देंगे, लेकिन इतना ज़रूर तय कर लिया कि अब हम मोदी के साथ नहीं खड़े होंगे। दूसरा, दलित वो बड़ी तादाद में जो बीजेपी के साथ दिख रहा था, वो छिटक गया है, क्योंकि दलितों के दिमाग में एक सवाल बहुत बुरी तरह से कौंध रहा है कि बीजेपी में जितने भी बड़े चेहरे हैं, बड़ी आवाज़ें हैं, एक भी दलित आवाज़ क्यों नहीं बीजेपी में, एक भी दलित बड़ी आवाज़ क्यों नहीं? ये सवाल उनको अंदर तक झकझोर रहा है। इसलिए वो भी समझ गए हैं कि हमें सिर्फ इस्तेमाल किया गया, वो भी छिटक रहा है। फिर आइए, बीजेपी का एक और कोर वोट था, अपर कास्ट। जब यूजीसी नियम को लेकर अपर कास्ट इस सरकार के विरोध में उतर गया था बुरी तरह से, इस सरकार ने उनके लिए एक, किसको आप क्या कह सकते हैं, सांत्वना मैसेज तक नहीं दिया मोदी जी ने, कि उनको शांत करने के लिए कुछ ऐसी बात या ऐसा कुछ बयान ही दे दो जिससे उन्हें लगे कि नहीं, हम सोचेंगे या हम तुम्हारे साथ हैं। टोटली इग्नोर किया अपर कास्ट को। उसकी वजह से अपर कास्ट में एक बहुत बड़ा चंक किधर जाएगा फिर बता रहा हूँ मैं, नहीं तय है, लेकिन मोदी से अलग हो गया। फिर बचा खुचा और एक सबसे बड़ा रीज़न क्या हो, अयोध्या में चंदा चोरी। अब अयोध्या में चंदा चोरी के मामले को लेकर आज संसद में
बहुत यूनिक सा एक प्रदर्शन किया या विरोध प्रदर्शन किया, जब पप्पू यादव एक साधु के वेश में आए, एक जैसे अभिनय किया, एक भाई मंदिर में चढ़ावा चोरी की, उसको लेकर तकलीफ हुई सरकार को, सदन में उनके खिलाफ शिकायत भी की गई, सब कुछ किया गया, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, उस चंदा चोरी का ऐसा मुद्दा है, क्यों समाजवादी पार्टी इसको छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि यूपी का इलेक्शन है, कांग्रेस भी छोड़ना नहीं चाहती। इस चंदा चोरी ने, खास करके राम मंदिर के चंदा चोरी ने बहुत से लोगों को आहत किया है, जो हिंदुत्व और राम के नाम पर बीजेपी के साथ खड़े हुए थे। मेरे खुद के परिवार में मतलब बहुत सारे लोग इसी मुद्दे पर साथ आए थे, बीजेपी को सपोर्ट किया था। आज वही कह रहे हैं यार ये तो चोर निकले, ऐसी बात कर रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ा चंक निकल गया है। तीसरा, लोग कह रहे हैं कि ये जो मोदी जी को अपने आप को दिखाने का शौक है ना, इसने ओवर एक्सपोज कर दिया है। किसी भी छोटे से देश में अवार्ड लेने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, वो लोगों को नहीं जम रहा। फिर कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि जो क्रिंज शब्द जेनजी का है, वो उसकी हिंदी मुझे नहीं मालूम, कि किया था मेलोडी वाला, जिससे एक रोमांटिक एंगल दिखाने की कोशिश की थी मोदी जी ने। मोदी जी के कोर सपोर्टर को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इन सब हरकतों की वजह से लोगों को ये लगने लगा है कि जब नौकरी में 60 साल रिटायरमेंट की उम्र है, कहा जाता है कि 60 साल के बाद दिमाग उस काबिल नहीं रहता, शरीर भी उस काबिल नहीं रहता कि अपनी कुर्सी, जिस कुर्सी पे वो कर्मचारी बैठा है, उसके काम के साथ जस्टिफाई कर सके। तो फिर 75 साल पार कर चुके शख्स देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को कैसे संभाल सकते हैं, प्रधानमंत्री के दायित्व को कैसे संभाल सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, देश की जनता पूछने लगी, क्योंकि इस देश की जनता अब सवाल पूछने लगी है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है वो इतना क्या कहते हैं इस उम्र के जो है प्रधानमंत्री रहे, लेकिन तब और अब में बड़ा फ़र्क है। सोशल मीडिया ने हर चीज़ की परतें खोल दी है, तो सोशल मीडिया में क्लियर दिख रहा है कि जो जेनजी का प्लेटफॉर्म है, जो युवाओं का प्लेटफॉर्म है, जो यहाँ तक कि जो जेनजी के वो जो है वो जेन अल्फ़ा और जेन मिलेनियम, ये तीनों का जो सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है। यानी आप ये मान के चलो कि 10 साल से लेके तकरीबन 40 साल तक की उम्र, इस 30 साल के पूरे गैप में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी बच्चे यंगस्टर आते हैं, सबका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये टीवी नहीं देखते, ये दूसरी चीज़ें कंज्यूम नहीं करते। इस प्लेटफॉर्म पे एक तरफा मात फिलहाल राहुल गांधी दे रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी इस छात्रों के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते, लगातार इसको उठा रहे हैं और आगे अब अमित शाह को लेकर उनका स्टैंड और कड़ा होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।